भगत सिंह 27 सितंबर 1907 23 मार्च 1931 एक भारतीय उपनिवेश विरोधी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने दिसंबर 1928 में एक जूनियर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की गलती से हत्या में भाग लिया था, जो एक भारतीय राष्ट्रवादी की मौत का बदला था। बाद में उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में एक बड़े पैमाने पर प्रतीकात्मक बमबारी और जेल में भूख हड़ताल में भाग लिया, जिसने भारतीय स्वामित्व वाले समाचार पत्रों में सहानुभूतिपूर्ण कवरेज के दम पर उन्हें पंजाब क्षेत्र में एक घरेलू नाम बना दिया और 23 साल की उम्र में उनकी फांसी के बाद उत्तरी भारत में एक शहीद और लोकनायक के रूप में बदल दिया। बोल्शेविज्म और अराजकतावाद से विचार उधार लेते हुए करिश्माई सिंह ने 1930 के दशक में भारत में बढ़ते उग्रवाद को हवा दी और भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहिंसक लेकिन अंततः सफल अभियान के भीतर तत्काल आत्मनिरीक्षण को प्रेरित किया। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और उनके सहयोगी शिवराम राजगुरु, दोनों एक छोटे क्रांतिकारी समूह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन सेना या HSRAB के सदस्य ने लाहौर, पंजाब में एक 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जो आज के पाकिस्तान में है। सॉन्डर्स, जो अभी भी परिवीक्षा पर थे, को ब्रिटिश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझ लिया, जिनकी वे हत्या करना चाहते थे। उन्होंने स्कॉट को एक लोकप्रिय भारतीय राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था, जिसमें राय घायल हो गए और 2 हफ्ते बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही सॉन्डर्स एक मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, राजगुरु, एक निशानेबाज द्वारा सड़क के दूसरी ओर से चलाई गई एक गोली से वे गिर सिंह के एक अन्य सहयोगी चंद्रशेखर आजाद ने एक भारतीय पुलिस हेड कांस्टेबल चंदन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसने सिंह और राजगुरु के भागने पर उनका पीछा करने का प्रयास किया था। भागने के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने छद्म नामों का इस्तेमाल कर सार्वजनिक रूप से लाजपत राय की मौत का बदला लेने की घोषणा की और तैयार पोस्ट लगाए, जिसमें उन्होंने जेम्स स्कॉट की जगह जॉन सॉन्डर्स को अपना इच्छित लक्ष्य दिखाने के लिए बदलाव किया था। इसके बाद सिंह कई महीनों तक भागते रहे और उस समय कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। अप्रैल 1929 में फिर से सामने आने पर उन्होंने और उनके एक अन्य सहयोगी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा की कुछ खाली बेंचों के बीच 2 कम तीव्रता वाले घरेलू बम विस्फोट किए। उन्होंने गैलरी से नीचे विधायकों पर पर्चे फेंके, नारे लगाए और अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करने दिया। गिरफ्तारी और उसके परिणामस्वरूप हुए प्रचार से जॉन सॉन्डर्स मामले में सिंह की मिलीभगत सामने आई। भगत सिंह को जॉन सॉन्डर्स और चंदन सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया और मार्च 1931 में 23 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई। अपनी मृत्यु के बाद वे एक लोकप्रिय लोकनायक बन गए। जवाहरलाल नेहरू ने उनके बारे में लिखा, भगत सिंह अपने आतंकवादी कृत्य के कारण लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि इसलिए कि वे उस समय लाला लाजपत राय और उनके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान को सही साबित करने के लिए लगे थे। वे एक प्रतीक बन गए, कृत्य को भुला दिया गया, प्रतीक बना रहा और कुछ ही महीनों में पंजाब के प्रत्येक शहर और गांव में और कुछ हद तक शेष उत्तर भारत में उनका नाम गूंज उठा। बाद के वर्षों में वयस्कता में नास्तिक और समाजवादी सिंह ने भारत में एक राजनीतिक स्पेक्ट्रम से प्रशंसक जीते, जिसमें कम्युनिस्ट और दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी दोनों शामिल थे। हालांकि सिंह के कई सहयोगी, साथ ही कई भारतीय उपनिवेश विरोधी क्रांतिकारी भी साहसी कृत्यों में शामिल थे और या तो उन्हें मार दिया गया या हिंसक मौतें हुई, लेकिन कुछ ही लोगों को लोकप्रिय कला और साहित्य में उतना सम्मान मिला जितना सिंह को मिला, जिन्हें कभी कभी शहीद-ए-आज़म उर्दू और पंजाबी में महान शहीद कहा जाता है। प्रारंभिक जीवन। भगत सिंह का जन्म एक पंजाबी जाट सिख परिवार में 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बनगा गांव में हुआ था, जो तब ब्रिटिश भारत था और आज पाकिस्तान है। वे विद्यावती और उनके पति किशन सिंह संधू के 7 बच्चों, 4 बेटों और 3 बेटियों में से दूसरे थे। भगत सिंह के पिता और उनके चाचा अजीत सिंह प्रगतिशील राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने 1907 में नहर उपनिवेशीकरण विधेयक के आसपास के आंदोलन में और बाद में 1914-1915 के गदर आंदोलन में भाग लिया। कुछ वर्षों तक बनगा के गांव के स्कूल में भेजे जाने के बाद भगत सिंह को लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जिसकी स्थापना 2 साल पहले महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के जवाब में लाला लाजपत राय ने की थी, जिसमें भारतीय छात्रों से ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा अनुदानित स्कूलों और कॉलेजों से दूर रहने का आग्रह किया गया था। पुलिस युवाओं पर सिंह के प्रभाव से चिंतित हो गई और मई 1927 में उन्हें इस बहाने से गिरफ्तार कर लिया कि वे अक्टूबर 1926 में लाहौर में हुए बम विस्फोट में शामिल थे। गिरफ्तारी के 5 सप्ताह बाद उन्हें 60,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया।
उन्होंने अमृतसर से प्रकाशित उर्दू और पंजाबी समाचार पत्रों के लिए लिखा और उनका संपादन किया और नौजवान भारत सभा द्वारा प्रकाशित कम कीमत वाले पर्चे में भी योगदान दिया, जिसमें अंग्रेजों की निंदा की गई थी। उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की पत्रिका कीर्ति के लिए भी लिखा और कुछ समय के लिए दिल्ली से प्रकाशित वीर अर्जुन समाचार पत्र के लिए भी लिखा। वे अक्सर छद्म नामों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें बलवंत, रणजीत और विद्रोही जैसे नाम शामिल थे। क्रांतिकारी गतिविधियां। जॉन सॉन्डर्स की हत्या। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की। कुछ भारतीय राजनीतिक दलों ने आयोग का बहिष्कार किया क्योंकि इसकी सदस्यता में कोई भारतीय नहीं था और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। जब आयोग ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर का दौरा किया तो लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में एक मार्च का नेतृत्व किया। बड़ी भीड़ को तितर-बितर करने के पुलिस के प्रयासों के परिणामस्वरूप हिंसा हुई। पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और राय पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया, जो घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से राय की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने सोचा कि उनकी मृत्यु उन्हें लगी चोटों के कारण जल्दी हुई होगी। जब मामला यूनाइटेड किंगडम की संसद में उठाया गया तो ब्रिटिश सरकार ने राय की मौत में किसी भी भूमिका से इनकार किया। सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के एक प्रमुख सदस्य थे और संभवतः 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) करने के लिए बड़े हिस्से में जिम्मेदार थे। HSRA ने राय की मौत का बदला लेने की कसम खाई। सिंह ने शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के साथ स्कॉट को मारने की साजिश रची। हालांकि गलत पहचान के एक मामले में साजिशकर्ताओं ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जिला पुलिस मुख्यालय से बाहर निकलते समय सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी. सॉन्डर्स को गोली मार दी। हत्या पर समकालीन प्रतिक्रिया बाद में सामने आई प्रशंसा से काफी अलग है। नौजवान भारत सभा, जिसने HSRA के साथ लाहौर विरोध मार्च का आयोजन किया था, ने पाया कि इसके बाद की सार्वजनिक बैठकों में उपस्थिति में भारी गिरावट आए। राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और समाचार पत्रों, जिनमें द पीपल भी शामिल है, जिसकी स्थापना राय ने 1925 में की थी, ने इस बात पर जोर दिया कि हिंसा के बजाय सहयोग बेहतर है। कांग्रेस नेता महात्मा गांधी ने हत्या की निंदा एक प्रतिगामी कार्रवाई के रूप में की, लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इन शब्दों में अपनी राय व्यक्त की। भगत सिंह अपने आतंकवादी कृत्य के कारण लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि इसलिए कि वे उस समय लाला लाजपत राय और उनके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान को सही साबित करने के लिए लगे थे। वे एक प्रतीक बन गए, कृत्य भुला दिया गया, प्रतीक बना रहा और कुछ ही महीनों में पंजाब के हर शहर और गांव में और कुछ हद तक शेष उत्तर भारत में भी उनका नाम गूंज उठा। उनके बारे में अनगिनत गीत बने और इस व्यक्ति ने जो लोकप्रियता हासिल की वह आश्चर्यजनक थी। चंदन सिंह की हत्या। सॉन्डर्स की हत्या करने के बाद समूह जिला पुलिस मुख्यालय के सामने वाली सड़क के पार DAV कॉलेज के प्रवेश द्वार से भाग निकला। उनका पीछा कर रहे हेड कांस्टेबल चंदन सिंह को चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार दी। फिर वे साइकिलों पर सवार होकर पहले से तय सुरक्षित घरों की ओर भाग गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। शहर में आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। आपराधिक जांच विभाग CID ने लाहौर छोड़ने वाले सभी युवकों पर नजर रखी। भगोड़े अगले 2 दिनों तक छिपे रहे। 19 दिसंबर 1928 को सुखदेव ने दुर्गावती देवी, जिन्हें कभी कभी दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता था, जो HSRA के एक अन्य सदस्य भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी, से मदद मांगी, जिसे देने के लिए वह सहमत हो गईं। उन्होंने अगली सुबह जल्दी ही लाहौर से बठिंडा के लिए रवाना होने वाली ट्रेन पकड़कर हावड़ा, कलकत्ता जाने का फैसला किया। लाहौर से पलायन। अगले दिन सुबह सुबह भगत सिंह और राजगुरु दोनों लोडेड रिवाल्वर लेकर घर से निकल गए। पश्चिमी पोशाक पहने भगत सिंह ने अपने बाल कटवा लिए थे, दाढ़ी मुंडवा ली थी और कटे बालों पर टोपी पहन ली थी, और देवी के सोते हुए बच्चे को लेकर सिंह और देवी एक युवा जोड़े की तरह गुजरे, जबकि राजगुरु ने उनका सामान उनके नौकर के रूप में उठाया। स्टेशन पर सिंह टिकट खरीदते समय अपनी पहचान छिपाने में कामयाब रहे और तीनों कानपुर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। वहां वे लखनऊ के लिए ट्रेन में सवार हुए, क्योंकि हावड़ा रेलवे स्टेशन पर CID आमतौर पर लाहौर से सीधी ट्रेन में यात्रियों की जांच करती थी। लखनऊ में राजगुरु अलग अलग बनारस के लिए रवाना हुए, जबकि सिंह, देवी और शिशु हावड़ा गए। दिल्ली विधानसभा बम विस्फोट और गिरफ्तारी। कुछ समय से भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को प्रेरित करने के साधन के रूप में नाटक की शक्ति का दोहन कर रहे थे,
उन्होंने एक जादुई लालटेन खरीदकर स्लाइड दिखाने के लिए जो राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों के बारे में उनकी बातचीत को जीवंत करती थी, जो काकोरी षड्यंत्र के परिणामस्वरूप मारे गए थे। 1929 में उन्होंने अपने उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार पाने के उद्देश्य से HSRA को एक नाटकीय कार्य प्रस्तावित किया। ऑगस्ट वेलेंट से प्रभावित एक फ्रांसीसी अराजकतावादी जिसने पेरिस में चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज पर बमबारी की थी, सिंह की योजना केंद्रीय विधानसभा के अंदर एक बम विस्फोट करने की थी। नामात्र का इरादा सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम का विरोध करना था, जिसे विधानसभा ने खारिज कर दिया था। HSRA नेतृत्व ने शुरू में भगत की बमबारी में भागीदारी का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि सॉन्डर्स शूटिंग में उनकी पिछली भागीदारी का मतलब था कि उनकी गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप अंततः उन्हें फांसी दी जाएगी। हालांकि उन्होंने अंततः फैसला किया कि वह उनके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। 8 अप्रैल 1929 को सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ सत्र के दौरान अपनी सार्वजनिक गैलरी से विधानसभा कक्ष में 2 बम फेंके। बमों को मारने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन कुछ सदस्य, जिनमें वायसराय की कार्यकारी परिषद के वित्त सदस्य जॉर्ज अर्नेस्ट शूस्टर शामिल थे, घायल हो गए। बमों से निकलने वाला धुआं विधानसभा में भर गया, जिससे सिंह और दत्त शायद चाहते तो इस भ्रम में भाग सकते थे। इसके बजाय वे इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे का नारा लगाते रहे और पर्चे फेंकते रहे। दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें दिल्ली की कई जेलों में ले जाया गया। विधानसभा मामले की सुनवाई। नीति नायर के अनुसार इस आतंकवादी कार्रवाई की सार्वजनिक आलोचना स्पष्ट थी। गांधी ने एक बार फिर उनके कृत्य की कड़ी निंदा की। फिर भी जेल में बंद भगत को प्रसन्न बताया गया और बाद की कानूनी कार्यवाही को नाटक के रूप में संदर्भित किया। सिंह और दत्त ने अंततः असेंबली बम वक्तव्य लिखकर आलोचना का जवाब दिया। हम मानव जीवन को शब्दों से परे पवित्र मानते हैं। हम न तो कायरतापूर्ण अत्याचार करने वाले हैं, न ही हम पागल हैं, जैसा कि लाहौर के ट्रिब्यून और कुछ अन्य लोगों ने माना होगा। जब बल का प्रयोग आक्रामक रूप से किया जाता है तो वह हिंसा है और इसलिए नैतिक रूप से अनुचित है, लेकिन जब इसका उपयोग किसी वैध कारण को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इसका नैतिक औचित्य होता है। मई में प्रारंभिक सुनवाई के बाद जून के पहले सप्ताह में मुकदमा शुरू हुआ। 12 जून को दोनों व्यक्तियों को जीवन को खतरे में डालने वाली प्रकृति के विस्फोटों को गैरकानूनी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दत्त का बचाव आसफ अली ने किया था, जबकि सिंह ने अपना बचाव किया। मुकदमे में पेश की गई गवाही की सटीकता के बारे में संदेह उठाए गए हैं। एक प्रमुख विसंगति स्वचालित पिस्तौल से संबंधित है, जिसे सिंह ने गिरफ्तारी के समय अपने पास रखा था। कुछ गवाहों ने कहा कि उसने 2 या 3 गोलियां चलाई थीं, जबकि उसे गिरफ्तार करने वाले पुलिस सार्जेंट ने गवाही दी कि जब उसने उससे बंदूक ली थी तो वह नीचे की ओर तानकर रखी हुई थी और सिंह उससे खेल रहा था। इंडिया लॉ जर्नल में एक लेख के अनुसार अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रशिक्षित किया गया था, उनके बयान गलत थे और सिंह ने खुद ही पिस्तौल सौंप दी थी। सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सहयोगियों की गिरफ्तारी। 1929 में HSRA ने लाहौर और सहारनपुर में बम कारखाने स्थापित किए थे। 15 अप्रैल 1929 को लाहौर बम कारखाने की पुलिस ने खोज की, जिसके कारण सुखदेव, किशोरीलाल और जय गोपाल सहित HSRA के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी हुई। इसके कुछ समय बाद सहारनपुर कारखाने पर भी छापा मारा गया और कुछ साजिशकर्ता मुखबिर बन गए। उपलब्ध नई जानकारी के साथ पुलिस सॉन्डर्स हत्या, असेंबली बम विस्फोट और बम निर्माण के 3 पहलुओं को जोड़ने में सक्षम थी। सिंह, सुखदेव, राजगुरु और 21 अन्य पर सॉन्डर्स हत्या का आरोप लगाया गया था। भूख हड़ताल और लाहौर षड्यंत्र मामला। सिंह को उनके खिलाफ पर्याप्त सबूतों के आधार पर सॉन्डर्स और चानन सिंह की हत्या के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उनके सहयोगी हंस राज वोहरा और जय गोपाल के बयान भी शामिल थे। असेंबली बम मामले में उनकी आजीवन कारावास की सजा सॉन्डर्स मामले का फैसला होने तक स्थगित कर दी गई थी। उन्हें दिल्ली जेल से सेंट्रल जेल मियांवाली भेजा गया। वहां उन्होंने यूरोपीय और भारतीय कैदियों के बीच भेदभाव देखा। वह खुद को दूसरों के साथ एक राजनीतिक कैदी मानते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली में एक बेहतर आहार मिला था जो मियांवाली में प्रदान नहीं किया जा रहा था। उन्होंने अन्य भारतीय स्व पहचान वाले राजनीतिक कैदियों का नेतृत्व किया, जिनके बारे में उन्हें लगा कि उनके साथ आम अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने भोजन के स्तर, कपड़े, प्रसाधन सामग्री और अन्य स्वच्छ आवश्यकताओं के साथ 7 पुस्तकों और एक दैनिक समाचार पत्र तक पहुंच में समानता की मांग की। भूख हड़ताल ने जून 1929 के आसपास सिंह और उनके सहयोगियों के लिए जनता के समर्थन में वृद्धि को प्रेरित किया।
ट्रिब्यून अखबार इस आंदोलन में विशेष रूप से प्रमुख था और लाहौर और अमृतसर जैसी जगहों पर सामूहिक बैठकों पर रिपोर्ट करता था। सरकार को सभाओं को सीमित करने के प्रयास में आपराधिक संहिता की धारा 144 लागू करनी पड़ी। जवाहरलाल नेहरू ने सिंह और अन्य हड़तालियों से सेंट्रल जेल मियांवाली में मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने कहा, मुझे वीरों की पीड़ा देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस संघर्ष में अपनी जान की बाजी लगा दी है। वे चाहते हैं कि राजनीतिक कैदियों के साथ राजनीतिक कैदियों जैसा व्यवहार किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका बलिदान सफल होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने असेंबली में हड़तालियों के समर्थन में बोलते हुए कहा, भूख हड़ताल करने वाले व्यक्ति के पास एक आत्मा होती है। वह उस आत्मा से प्रेरित होता है और वह अपने कारण के न्याय में विश्वास करता है। चाहे आप उनकी कितनी भी निंदा करें और चाहे आप कितना भी कहें कि वे गुमराह हैं, ये व्यवस्था है, शासन की यह निंदनीय प्रणाली जिससे लोग नाराज हैं। सरकार ने कैदियों के संकल्प को परखने के लिए जेल की कोठरियों में अलग अलग खाद्य पदार्थ रखकर हड़ताल तोड़ने की कोशिश की। पानी के घड़ों में दूध भर दिया गया ताकि या तो कैदी प्यासे रहें या अपनी हड़ताल तोड़ दें। कोई भी नहीं डगमगाया और गतिरोध जारी रहा। तब अधिकारियों ने कैदियों को जबरदस्ती खिलाने का प्रयास किया, लेकिन इसका विरोध किया गया। जब मामला अभी भी अनसुलझा था, भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन ने जेल अधिकारियों के साथ स्थिति पर चर्चा करने के लिए शिमला में अपनी छुट्टियां छोटी कर दी। चूंकि भूख हड़ताल करने वालों की गतिविधियों ने देश भर में लोकप्रियता और ध्यान प्राप्त कर लिया था, इसलिए सरकार ने सॉन्डर्स हत्या के मुकदमे की शुरुआत को पहले करने का फैसला किया, जिसे आगे चलकर लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। सिंह अभी भी भूख हड़ताल पर थे। उन्हें हथकड़ी लगाकर स्ट्रेचर पर अदालत ले जाया गया। हड़ताल शुरू करने के बाद से उनका मूल वजन 133 पाउंड 60 किलोग्राम से 14 पाउंड 6.4 किलोग्राम कम हो गया था। सरकार रियायतें देने लगी थी, लेकिन राजनीतिक कैदी के वर्गीकरण को मान्यता देने के मूल मुद्दे पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अधिकारियों की नज़र में अगर कोई कानून तोड़ता है तो वह व्यक्तिगत कार्य होता है, राजनीतिक नहीं, और वे सामान्य अपराधी होते हैं। अब तक उसी जेल में बंद एक अन्य भूख हड़ताली जतेंद्र नाथ दास की हालत काफी खराब हो चुकी थी। जेल समिति ने उनकी बिना शर्त रिहाई की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने सुझाव को अस्वीकार कर दिया और उन्हें जमानत पर रिहा करने की पेशकश की। 13 सितंबर 1929 को 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दास की मृत्यु हो गई। देश के लगभग सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने दास की मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मोहम्मद आलम और गोपी चंद भार्गव ने विरोध में पंजाब विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया और नेहरू ने लाहौर के कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के खिलाफ निंदा के रूप में केंद्रीय विधानसभा में एक सफल स्थगन प्रस्ताव पेश किया। सिंह ने अंततः कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव और अपने पिता के अनुरोध पर ध्यान दिया और 116 दिनों के बाद 5 अक्टूबर 1929 को अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। इस अवधि के दौरान आम भारतीयों के बीच सिंह की लोकप्रियता पंजाब से आगे तक फैल गई। सिंह का ध्यान अब अपने मुकदमे की ओर गया, जहां उन्हें CH कार्डनोद, कलंदर अली खान, जय गोपाल लाल और अभियोजन निरीक्षक बख्शी दीनानाथ से युक्त क्राउन अभियोजन दल का सामना करना था। बचाव पक्ष में 8 वकील थे। 27 आरोपियों में सबसे कम उम्र के प्रेमदत्त वर्मा ने गोपाल पर अपना जूता फेंका जब वह मुड़ा और अदालत में अभियोजन पक्ष का गवाह बन गया। नतीजतन मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि सभी आरोपियों को हथकड़ी लगाई जाए। सिंह और अन्य ने हथकड़ी लगाने से इनकार कर दिया और उन्हें क्रूर पिटाई का सामना करना पड़ा। क्रांतिकारियों ने अदालत में उपस्थित होने से इनकार कर दिया और सिंह ने मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा जिसमें उनके इनकार के विभिन्न कारण बताए। मजिस्ट्रेट ने मुकदमे को आरोपी या HSRA के सदस्यों के बिना आगे बढ़ने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधिकरण धीमी सुनवाई को गति देने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1 मई 1930 को आपातकाल की घोषणा की और मामले के लिए 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मिलकर एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश पेश किया। इस निर्णय ने न्याय की सामान्य प्रक्रिया को छोटा कर दिया, क्योंकि न्यायाधिकरण के बाद एकमात्र अपील इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में थी। 2 जुलाई 1930 को अध्यादेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह अधिकारहीन है और इसलिए अवैध है। वायसराय के पास न्याय निर्धारित करने की प्रथागत प्रक्रिया को छोटा करने का कोई अधिकार नहीं था। याचिका में तर्क दिया गया कि भारत रक्षा अधिनियम 1915 वायसराय को अध्यादेश लाने और इस तरह के न्यायाधिकरण की स्थापना करने की अनुमति केवल कानून व्यवस्था के टूटने की स्थिति में देता है, जो कि इस मामले में दावा किया गया था। ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि याचिका को समय से पहले खारिज कर दिया गया था। कार्डनोद ने सरकार पर डकैती करने और अन्य के अलावा हथियारों और गोला बारूद के अवैध अधिग्रहण के आरोप प्रस्तुत किए।
लाहौर के पुलिस अधीक्षक GTH हैमिल्टन हॉडिन के साक्ष्य ने अदालत को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पंजाब के राज्यपाल के मुख्य सचिव के विशिष्ट आदेशों के तहत अभियुक्तों के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी और उन्हें मामले के विवरण की जानकारी नहीं थी। अभियोजन पक्ष मुख्य रूप से PN घोष, हंसराज वोहरा और जय गोपाल के साक्ष्य पर निर्भर था, जो HSRA में सिंह के सहयोगी थे। 10 जुलाई 1930 को न्यायाधिकरण ने 18 आरोपियों में से केवल 15 के खिलाफ आरोप लगाने का फैसला किया और उनकी याचिकाओं को अगले दिन सुनवाई के लिए लेने की अनुमति दी। मुकदमा 30 सितंबर 1930 को समाप्त हुआ। 3 आरोपियों, जिनके आरोप वापस ले लिए गए, में दत्त शामिल थे, जिन्हें पहले ही असेंबली बम मामले में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अध्यादेश और न्यायाधिकरण 31 अक्टूबर 1930 को समाप्त हो जाएगा क्योंकि इसे केंद्रीय विधानसभा या ब्रिटिश संसद द्वारा पारित नहीं किया गया था। 7 अक्टूबर 1930 को न्यायाधिकरण ने सभी सबूतों के आधार पर अपना 300 पृष्ठ का फैसला सुनाया और निष्कर्ष निकाला कि सॉन्डर्स की हत्या में सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु की भागीदारी साबित हुई थी। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अन्य आरोपियों में से 3 को बरी कर दिया गया। अजय घोष, जतेंद्र नाथ सान्याल और देसराज कुंदनलाल को 7 साल का कठोर कारावास मिला। प्रेमदत्त को 5 साल की सजा मिली और शेष 7 किशोरीलाल, महावीर सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, गया प्रसाद, जयदेव कपूर और कमलनाथ तिवारी सभी को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई। प्रिवी काउंसिल से अपील। पंजाब प्रांत में एक रक्षा समिति ने प्रिवी काउंसिल में अपील करने की योजना बनाई। सिंह शुरू में अपील के खिलाफ थे, लेकिन बाद में इस उम्मीद में सहमत हो गए कि अपील ब्रिटेन में HSRA को लोकप्रिय बनाएगी। अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि न्यायाधिकरण बनाने वाला अध्यादेश अवैध था, जबकि सरकार ने इसका विरोध किया कि वायसराय को इस तरह का न्यायाधिकरण बनाने का पूरा अधिकार था। न्यायाधीश विस्काउंट डुनेडिन ने अपील को खारिज कर दिया। निर्णय पर प्रतिक्रियाएं। प्रिवी काउंसिल में अपील खारिज होने के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय ने 14 फरवरी 1931 को इरविन के समक्ष दया अपील दायर की। कुछ कैदियों ने महात्मा गांधी को हस्तक्षेप करने की अपील भेजी। 19 मार्च 1931 के अपने नोट में वायसराय ने दर्ज किया। लौटते समय गांधी जी ने मुझसे पूछा कि क्या वे भगत सिंह के मामले के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि अखबारों में 24 मार्च को उनकी फांसी की खबर छपी थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा क्योंकि उस दिन कांग्रेस के नए अध्यक्ष को कराची पहुंचना था और बहुत गर्मागर्म बहस होगी। मैंने उन्हें समझाया कि मैंने इस पर बहुत सोच विचार किया है, लेकिन मुझे सजा कम करने के लिए खुद को मनाने का कोई आधार नहीं मिला। ऐसा लगा कि उन्हें मेरा तर्क वजनदार लगा। ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस मामले का इतिहास, जिसका राजनीतिक मामलों के संबंध में हमें कोई उदाहरण नहीं मिलता, उदासीनता और क्रूरता के लक्षणों को दर्शाता है जो ब्रिटेन की साम्राज्यवादी सरकार की अतिशय इच्छा का परिणाम है, ताकि दमित लोगों के दिलों में डर पैदा किया जा सके। सिंह और HSRA के अन्य कैदियों को जेल से छुड़ाने की योजना विफल हो गई। HSRA सदस्य दुर्गा देवी के पति भगवती चरण वोहरा ने इस उद्देश्य के लिए बम बनाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्घटनावश विस्फोट होने से उनकी मृत्यु हो गई। कार्यान्वयन। सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सजा सुनाई गई और 24 मार्च 1931 को फांसी देने का आदेश दिया गया। कार्यक्रम को 11 घंटे आगे बढ़ा दिया गया और तीनों को 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। ये बताया गया है कि उस समय कोई भी मजिस्ट्रेट सिंह की फांसी की निगरानी करने के लिए तैयार नहीं था, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक था। इसके बजाय नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी नामक एक मानद न्यायाधीश ने फांसी की सजा की निगरानी की, जिन्होंने तीनों मौत के वारंट पर भी हस्ताक्षर किए, क्योंकि उनके मूल वारंट की अवधि समाप्त हो गई थी। इसके बाद जेल अधिकारियों ने जेल की पिछली दीवार में एक छेद कर दिया, शवों को बाहर निकाला और गुप्त रूप से गंदा सिंह वाला गांव के बाहर अंधेरे की आड़ में तीनों लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया। न्यायाधिकरण परीक्षण की आलोचना। सिंह के मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के विपरीत बताया है, क्योंकि अभियुक्तों को अपना बचाव करने का कोई अवसर नहीं मिला। विशेष न्यायाधिकरण एक मुकदमे के लिए अपनाई गई सामान्य प्रक्रिया से अलग था और इसके निर्णय की अपील केवल ब्रिटेन में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। अभियुक्त अदालत से अनुपस्थित थे और निर्णय एकपक्षीय रूप से पारित किया गया था। अध्यादेश, जिसे वायसराय ने विशेष न्यायाधिकरण बनाने के लिए पेश किया था, को कभी भी केंद्रीय विधानसभा या ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और यह अंततः बिना किसी कानूनी या संवैधानिक पवित्रता के समाप्त हो गया।